स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वर्चसा सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, JKP PG कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम रॉबर्ट लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं, नोट्स हैं, वो मैं आपको दूंगी। रॉबर्ट लॉजिक का जन्म अमेरिका में 1938 में हुआ है। रॉबर्ट लॉजिक समकालीन अमेरिकी दार्शनिक है जिनका स्वेच्छातंत्रवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके लिए उन्हें जाना जाता है। रॉबर्ट लॉजिक ने अपनी जो उनकी प्रसिद्ध कृति है, रचना है अनार्किस्ट एंड यूटोपिया 1974 के अंतर्गत लोक के राज्य सिद्धांत को नए संदर्भ में उन्होंने दोहराया है, यानी लोक को दोहराया है, उनके नए संदर्भ में दोबारा से उनको दोहराया है। रॉबर्ट लॉजिक ने लोक के समान ही तर्क दिया है कि प्राकृतिक दशा में व्यक्तियों के अपने अधिकार होते हैं। प्राकृतिक दशा का वर्णन जो लोक ने किया है, जो आपने पढ़ा है पहले भी। इन अधिकारों की रक्षा के लिए समाज और राज्य का निर्माण किया जाता है, यानी राज्य और समाज का निर्माण जो किया जाता है इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है, उनकी रक्षा के लिए। रॉबर्ट लॉजिक के दर्शन का केंद्र व्यक्ति है और लॉजिक यह नहीं मानता कि समाज, राज्य या अन्य किसी समुदाय के कोई अधिकार या कर्तव्य हो सकते हैं। उनकी वैधता वहीं तक है जहां तक वे व्यक्तियों के स्वैच्छिक समूह हैं, इसलिए नहीं कि वे अपने सदस्यों का कल्याण कर सकते हैं। आगे रॉबर्ट लॉजिक क्या कहते हैं? रॉबर्ट लॉजिक के मतानुसार व्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति का अधिकार है, यानी उन्होंने किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार बताया? संपत्ति के अधिकार को। और इस अधिकारों की रक्षा के लिए वे संरक्षक संस्थाएं गठित करते हैं। आगे रॉबर्ट लॉजिक कहते हैं कि राज्य का मुख्य कार्य व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना है, अर्थात लॉजिक ने पुलिस राज्य का समर्थन किया है। इसकी रक्षा के लिए वो कहते हैं कि राज्य का जो मुख्य कार्य है वो व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना है, अर्थात लॉजिक ने बताया कि लॉजिक ने पुलिस राज्य का समर्थन किया है। रॉबर्ट लॉजिक ने संपत्ति के अधिकार की व्याख्या करते हुए लिखा है कि संपत्ति दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। किस तरह प्राप्त की जा सकती है? उसने दो तरीके बताए हैं। प्रथम, जब कोई व्यक्ति वैध तरीके से मूलतः संपत्ति अर्जित करता है, अर्थात ऐसा करते समय न तो वह किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता, न किसी अन्याय को कायम करने की कोशिश करता। दूसरा तरीका क्या कहता है? द्वितीय, जब कोई वैध तरीके से संपत्ति को वैध तरीके से ही किसी दूसरे को हस्तांतरित या स्थानांतरित करता है, अर्थात जब दो जानकार और दो जिम्मेदार लोगों के बीच खुले लेन देन के द्वारा स्वेच्छा से संपत्ति हस्तांतरित की जाती है। दूसरे शब्दों में कहते हैं छल या बल के बिना संपत्ति का अधिग्रहण या स्थानांतरण न्यायपूर्ण होता है। आगे रॉबर्ट लॉजिक कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों के अलावा समाज में जिन अधिकारों का सृजन होता है, निर्माण होता है, वे सब ऐच्छिक विनिमय का परिणाम होते हैं। इस तरह संपत्ति का न्यायपूर्ण संचय से व्यक्तियों के बीच जो आर्थिक विषमताएं पैदा हो जाती है, उन्हें वो क्या कहते हैं? उन्हें भी न्यायपूर्ण मानना चाहिए। ऐसा रॉबर्ट लॉजिक कहते हैं कि उन्हें भी न्यायपूर्ण मानना चाहिए। आगे वो कहते हैं यदि वितरण न्याय का कोई सिद्धांत केवल वितरण के परिणाम पर विचार करता है, हस्तांतरण की प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाने पर ध्यान नहीं देता, वह न्याय के विरुद्ध होगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? रॉबर्ट लॉजिक ने तर्क दिया कि उत्पादन और स्वैच्छिक हस्तांतरण के स्तर पर जो विषमताएं पैदा होती है ना, जो विभेद पैदा होता है, विषमताएं पैदा होती हैं, उन्हें वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयत्न अन्यायपूर्ण होगा। और इसी तर्क के आधार पर उसने निजी संपत्ति को सही ठहराते हुए समाजवादी पुनर्वितरण को अस्वीकार करता है, यानी वो कहता है कि इस तर्क के आधार पर उसने निजी संपत्ति को सही ठहराते हुए समाजवादी पुनर्वितरण को अस्वीकार करता है। आगे लॉजिक क्या कहते हैं? रॉबर्ट लॉजिक ने व्यक्ति को साध्य मानते हुए, उसने व्यक्ति को क्या माना? साध्य मानते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्र गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित ठहराया है। रॉबर्ट लॉजिक ने सामाजिक न्याय के नाम पर वो कहते हैं किसी व्यक्तियों से उसकी वस्तुओं या सेवाओं की मांग करना अनुचित है, उसको अनुचित मानता है। जैसे वो कहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसी चिकित्सक की स्वैच्छिक सहमति के बिना उसे चिकित्सक लाभों की किसी आदर्श वितरण व्यवस्था के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विवश करना अन्याय होगा, यानी उनको विवश नहीं किया जा सकता, विवश करना अन्याय होगा। इसी तरह वो कहते हैं यदि कोई चिकित्सक किसी घातक रोग का उपचार ढूंढ निकालता है तो उसके लिए
मनचाहे दाम लेने का उसको अधिकार है। आगे रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि समानतावाद उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। किसमें? स्वतंत्रता और समानता में। समतावाद के समर्थक ये तर्क देते हैं कि स्वेच्छातंत्रवाद समाज में केवल शक्तिशाली, प्रभावशाली और साधन संपन्न सदस्य की उन्नति से सरोकार रखता है और ये विश्वास करता है कि समाज के निर्बल निर्धन व्यक्तियों के कल्याण के लिए समर्थ संपन्न वर्गों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए, है ना। वो कहते हैं कि देखो, रॉबर्ट नोजिक का कहना है कि गरीबों के दुख का कारण उनका भाग्य है, यानी अगर वो गरीब हैं और वो दुखी हैं तो वो उनका भाग्य है। इसके लिए वो कहते हैं धनी अपने भाग्य के चलते धनी है, अगर धनी है तो वो उनका भाग्य है कि वो धनवान है। इसलिए वो कहते हैं कि धनी लोगों को समाज में व्याप्त गरीबी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रॉबर्ट नोजिक ने लोग की तरह ही बुजुर्गा मानव को मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला माना है ना। रॉबर्ट नोजिक आगे कहते हैं कि न्याय की प्रक्रिया को अति सरलीकरण कर दिया है। रॉबर्ट नोजिक ने बाजार व्यवस्था को आय एवं संपत्ति के वितरण के लिए प्रमाणिक एवं आवश्यक मानता है। ठीक है, दैट्स ऑल।